ये मांग की जाएगी, ये लिख करके दिया जाएगा तो एफआईआर दर्ज होगा और आम आदमी की तरह गिरफ्तारी भी होगी। कुशवाहा जी, अच्छा एक चीज मैं आपसे और पूछना चाह रहा था, पूरी ईमानदारी से, पूरी विनम्रता से, कि उन्होंने अभी आप लोगों के सामने, हमारे 18 करोड़ दर्शकों के सामने फोन पर हमसे ये कहा कि हाँ, रात के वो आए थे, हमारे साथ दुर्व्यवहार तो किया ही किया, अब मैं मानसिक तौर पे परेशान हूं, मानसिक मुझे दिक्कत भी हुई है, और वो जो लिस्ट जारी हुई है उसमें फेरबदल करवाना चाहते थे। क्या ये 4 महत्वपूर्ण बातें विनोद कुमार सिंह के खिलाफ शासन स्तर पर पुलिसिया कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त नहीं है? क्या अभी भी लिख के चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से ये बयान, देखिए कोई भी कार्रवाई होती है तो लिखित रूप से होती है। अच्छा, उनका बयान है और उस बयान का संज्ञान लिया जा रहा है। हाँ। दुर्घटना जो हुई, घटना हुई, उसका भी संज्ञान लिया गया। हाँ। आपने देखा। हाँ। अब लिख करके ये जो बयान इनका आ रहा है, लिख के भी तो देना चाहिए ना, देना चाहिए कि साहब हम ये चाहते हैं। हाँ। और मेरे साथ ये हुआ है। हाँ। ये तो देना पड़ेगा इनको। अच्छा, अगर लिख के दिया जाता है तो क्या ये सूरत भी बन सकती है कि अति पराक्रमी, अति बाहुबली और संत प्रकृति के माननीय विनोद कुमार सिंह साहब को जो है ये समाजवादी पार्टी में अभी तो मंत्री पद से हटाया गया है, लेकिन फिर इनके पर और कतरे जाएं? क्योंकि ये कहना कि पार्टी से बाहर निकाला जाएगा ये बेमानी है, सवाल पूछना ही गलत होगा मुझे लगता है। देखिए, माननीय नेताजी इसका फैसला करेंगे, मुख्यमंत्री जी फैसला करेंगे, हम लोग सीनियर्स लोग बैठेंगे कि इसमें क्या कार्रवाई की जाए। हाँ। ये बैठ करके पार्लियामेंट्री कमेटी का निर्णय होगा कि किसी नेता के बारे में कोई एक आदमी फैसला तो लेता नहीं है। ठीक है। और माननीय नेताजी, माननीय मुख्यमंत्री जी ये लगातार सुन रहे हैं आप लोगों के माध्यम से। हाँ। उनके पास खबरें भी आ रही हैं। हाँ। तो निश्चित रूप से हम सीनियर्स लोग बैठ करके सभी लोग बात करेंगे। नहीं, हमने बात इसलिए पूछी आपसे कुशवाहा जी कि आपकी जो बात, जहां तक मैंने देखा, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, सरकार बनने के पहले भी, सरकार बनने के बाद भी, आपकी बात कटती नहीं है। आपने जितनी बार समाचार प्लस पर लाइव आकर या फोन पर आकर जिस जिस मुद्दे के बारे में जो जो कहा, अक्षरशः वैसा ही हुआ और तत्काल हुआ, तुरंत हुआ। देखिए, जो मेरा आप संज्ञान व्यक्तिगत रूप से यदि ले रहे हैं तो मैं जो भी बात अब तक बोला हूं मीडिया के सामने, तो जनहित में बोला हूं और समाजवादी पार्टी को या किसी भी सरकार को, जिस पार्टी में है उस सरकार को क्या करना चाहिए वही बोला हूं। और जब पॉजिटिव बात हम रखते हैं तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी उसका संज्ञान लेती है और उसमें कार्रवाई करती है। और वो आपको लगता है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि जो मैं बोलता हूं उसमें कार्रवाई तुरंत होती है। इसका मतलब सीधा सा है कि चाहे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, माननीय मुख्यमंत्री जी हों, मेरी बात का संज्ञान इसलिए ले लेते हैं और उसमें कार्रवाई करते हैं। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आज भी आप कुछ बोले, आज आप दिल्ली में हमारे स्टूडियोज में आए, कुछ ऐसा बोल के जाएं, कम से कम हमारे 18 करोड़ जो दर्शक हैं वो गदगद हों, वो आपकी भी तारीफ करें और अखिलेश जी की भी तारीफ करें। देखिए, इस बात को हमने कल भी कहा था और उसके पहले भी कहा था जब ये घटना हुई थी गोंडा में, कि निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, मंत्री हो या विधायक हो। अब ये जो बातें आ रही हैं सीमो साहब की, और जैसा वहां प्रत्यक्षदर्शियों ने भी बताया है, आपके टीवी चैनल के माध्यम से देखा गया है, तो उसी स्तर की भी कार्रवाई आगे होगी। हाँ। ये हम आपको निश्चित करा देना चाहता हूं कि कार्रवाई। जी, मैं साधुवाद देना चाहता हूं आपको कि पूरी ईमानदारी से आप जनहित के बारे में साफ गोई से बात कहते हैं, पार्टी लाइन से ऊपर उठ के आप बात कहते हैं और इसीलिए आपकी बात सुनी जाती है। शुभकामनाएं कि आगे भी आपकी बात सुनी जाती रहे और जनहित में आप इस तरह की बातें समाचार प्लस पर रेगुलरली कहते रहें। पाठक जी, आखिरी टिप्पणी आपकी। देखिए, एक बड़ी गंभीर घटना, ठीक है, पंडित सिंह और गोंडा के सीएमओ का जो प्रकरण हुआ वो ठीक है, लेकिन आज माननीय राष्ट्रपति जी लखनऊ में थे और उन्होंने जब स्वास्थ्य महकमे पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि प्रति 1000 पर 0.06% डॉक्टर हैं। उत्तर प्रदेश में आप एनआरएचएम से लेकर के लगातार जो सीएमओ की हत्या हुई, डॉक्टर जिस तरह से चोट लग रही है, जिस तरह से जनप्रतिनिधि उन पर हमला कर रहे हैं, आप देखिए कि जिस तरह से एक तो डॉक्टरों की कमी है, दूसरे जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, तो आम आदमी का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। किसे मंत्रिमंडल में रखना है, किसे निकालना है, यह मुख्यमंत्री का विवेक है। उन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने स्वीकार कराया, यह घटना हुई, चैनल ने दिखाया। ये लेकिन सामान्य स्थिति जो स्थिति हो रही है कि डॉक्टर नहीं है, आईएएस अफसर के साथ ये व्यवहार होता है,
विधायकों पर आरोप है। और मुख्यमंत्री का मैं भी तारीफ करता हूं कि उस सीएमओ ने इन 3 दिनों में सरकार के सद प्रयासों से सरकार की कार्रवाई से वो संतुष्ट हुआ। इसके लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नए उद्योग को जन्म दिया, अपहरण को, उसके लिए भी धन्यवाद। आपने भी प्रोमो में दिखाया लगातार कैसे कैसे धमकियां मिल रही हैं, कैसे कैसे अपहरण हो रहे हैं, मेरठ से लेकर के बाकी सब जगहों की देख लीजिए। तो धन्यवाद की जो घटना है वो मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अमिताभ जी, संवाद की टिप्पणी। ये मैं कहूंगा कि आज जो मुलायम सिंह ने अपना भाषण दिया लोहिया जी की पुण्यतिथि पर, उस भाषण के सूत्र पकड़ने चाहिए। राम आश्रय जी उनको देख रहे होंगे, पाठक जी देख रहे होंगे, तो जो भाव मुद्रा थी मुलायम सिंह जी की वो आक्रोश से भरी थी जब वो बोल रहे थे। वो वात्सल्य का भाव नहीं था। हमने उनका वात्सल्य का भाव भी देखा पार्टी को संबोधित करते हुए, एज ए फादर गदगद होते हुए वो देखा। लेकिन आज उनके चेहरे पर तमक थी, गुस्सा था, तंज था। और उन्होंने कहा कि हमको सबकी करतूत मालूम है, अकेले आओगे तो बता दूंगा क्या क्या कर रहे हो। ये बात क्यों बोली? उनको पता था कि कैमरा लगे हैं यहां, लेकिन उनको शायद लगा कि नहीं, पानी नाक से ऊपर जा रहा है इसलिए बोलना पड़ेगा। और अभी तो उन्होंने यही कहा कि अकेले आओगे तो बता दूंगा। और ये सब इसी रास्ते सारे संत चलते रहे तो हो सकता है मुलायम सिंह को वो दिन फेस करना पड़े कि उनको मीटिंग में इनके नाम लेने पड़े कि भाई ये लोग ठीक काम नहीं कर रहे। ठीक बात। अभी तो उन्होंने एक रास्ता खुला छोड़ा है कि अकेले आओगे तो करतूत बता दूंगा। ये मत समझना मुझे पता नहीं। मैं कहूंगा पार्टी के जो लीडरशिप है, और खासतौर पर मैं बार बार मुलायम सिंह जी का जिक्र करता हूं, वह समाजवादी पार्टी और सरकार के संरक्षक हैं। उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने बाहुबलियों, पराक्रमियों, दबंगों, महाप्रभुओं को नियंत्रण में रखें। नहीं तो ये लोग उनकी सारी राजनीतिक तपस्या को ध्वस्त कर देंगे। ये मानना पड़ेगा। कोई मुख्यमंत्री हो, वो युवा हो या बुजुर्ग हो, ठीक है, तब तक अच्छा काम नहीं कर सकता जब तक कि उसकी टीम अनुशासित नहीं होगी। अमिताभ जी, आपने माननीय मुलायम सिंह जी यानी नेताजी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभी आप बयान सुन रहे थे, भाषण सुन रहे थे। उनके भाषण से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा था कि वो सरकार और जनता को यदि चुनना होगा तो वो जनता के साथ खड़े नजर आएंगे। वो जनता का पक्ष रखना चाहते हैं, सरकार का पक्ष नहीं रखना चाहते। ठीक बात है। और इसीलिए हिदायत दिया है माननीय नेताजी, सरकार और जनता के बीच में यदि किसी के साथ खड़ा होना दिखेगा तो माननीय मुलायम सिंह जी जनता के सामने, ठीक बात जनता के और साथ खड़े। ये एक बहुत अच्छी बात भी है। मुलायम सिंह जी की जो नसीहत है, इस नसीहत का जो असर है वो नेताओं पर, मंत्रियों पर, सांसदों पर, विधायकों पर क्या होगा, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। समाचार प्लस पर आप सभी मेहमानों का धन्यवाद करने का वक्त हो गया है। पाठक जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप स्टूडियोज में आए। बहुत धन्यवाद कुशवाहा जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए। अमिताभ अग्निहोत्री जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप तीनों का बहुत धन्यवाद। और अब बात हम उत्तराखंड की कर लेंगे, जहां सभी की जुबान पर एक ही चर्चा है कि आखिर टिहरी का मैदान कौन मारेगा। तो साहब, कल यानी 13 अक्टूबर को टिहरी लोकसभा उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे, लेकिन नतीजे सामने आने से पहले ही संख्या 13 को लेकर बहस शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि अंक 13 उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के लिए लकी नंबर है। अब देखना यह है कि क्या यही लकी नंबर उनके बेटे साकेत के लिए भी लकी होता है। सियासी अंक गणित में संख्या 13 का खास महत्व है। यही वो अंक है जिसने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को खूब छकाया। लेकिन यही 13 का अंक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के लिए हमेशा से लकी साबित होता रहा है। देखिए ना, बहुगुणा साहब ने सूबे की कमान 13 मार्च को संभाली। फिर जब सितारगंज चुनाव की बारी आई तो नामांकन के लिए भी उन्होंने 13 जून का दिन चुना, और जब सितारगंज की जनता ने उन्हें जिता दिया तो विधायक पद की शपथ भी उन्होंने 13 अगस्त को ही ली। इससे पहले सितारगंज चुनाव का रिजल्ट भी 13 जुलाई को आया था। अब एक बार फिर जब उनके बेटे साकेत बहुगुणा चुनावी मैदान में दस्तक दे रहे हैं तो यही 13 का अंक एक बार फिर सामने खड़ा है।
जिस दिन उनके मुस्तकबिल का फैसला होगा, क्योंकि 13 अक्टूबर को टिहरी लोकसभा उपचुनाव की मतगणना होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो 13 नंबर विजय बहुगुणा के लिए हमेशा से भाग्यशाली रहा है, वो ही 13 नंबर साकेत के लिए कितना लकी साबित होता है। वैसे बहुगुणा के लिए 13 का चार्म देखते हुए कांग्रेस मानकर चल रही है कि जो अंक पिता के लिए लकी साबित हुआ, वही 13 अंक उनके बेटे यानी साकेत के लिए भी शुभ साबित होगा। 13 माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए शुभ है और जो चुनाव हुए हैं, चुनाव हुआ है उपचुनाव, और उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ से लेकर और विधानसभा में नामांकन में भी 13 के ही दिन उन्होंने नामांकन किया, तो उसके अच्छे नतीजे आए हैं। और मुझे इस विश्वास है कि जो मैं टिहरी की महान जनता को ही इसका श्रेय दूंगा और उनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनसे मुझे पूरी उम्मीद है टिहरी की महान जनता से कि वो कांग्रेस को विकास के नाम पर जो हमने जनता के बीच में गए हैं, हमें उनका आशीर्वाद सहयोग। उधर दूसरी तरफ है बीजेपी, जिसके लिए ये अंक हमेशा से दुर्भाग्यशाली रहा है। चाहे 2 बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को झटका लगने का मामला हो या फिर सितारगंज से बीजेपी प्रत्याशी प्रकाश पंत की हार का मामला, हर जगह इस अंक ने बीजेपी को परेशान किया। लेकिन बीजेपी को यकीन है कि इस बार ये 13 का अंक उसके लिए जरूर लकी साबित होगा। टिहरी का मैदान बीजेपी ही मारेगी। नहीं, टुटकेबाजी नहीं, अब इस बार नहीं चलेगी। पहले हो सकता है एक बार चल गई होगी, लेकिन इस बार 13 का अंक उनके लिए बिल्कुल शुभ नहीं। अब किसका दावा सही साबित होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। 13 का अंक मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के लिए काफी लाभकारी साबित हुआ है। सीएम ने न सिर्फ 13 तारीख को सितारगंज उपचुनाव के लिए नामांकन किया था, बल्कि 13 तारीख को ही विधानसभा की सदस्यता की शपथ ली थी। अब एक बार फिर टिहरी उपचुनाव की मतगणना भी 13 अक्टूबर को हो रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि 13 का टोटका क्या उनके पुत्र को भी फलदायी साबित होगा या नहीं। कैमरामैन अमिन दतुड़ी के साथ में राहुल सिंह शेखावत, देहरादून, समाचार प्लस। और सुबह 8 बजे से आप मेगा कवरेज देखेंगे। हमारे रिपोर्टर चप्पे चप्पे पर मौजूद रहेंगे, बीजेपी दफ्तर में भी देहरादून में, कांग्रेस दफ्तर में भी, मुख्यमंत्री आवास पर भी, और जहां काउंटिंग हो रही वहां पर भी, हर जगह पर हमारे संवाददाता रहेंगे। सुबह 8 बजे से मैं खुद आपके साथ रहूंगा स्टूडियोज में, दिल्ली में। लेख के बाद एक दिल्ली में जो तमाम नेता हैं उनसे भी हमारी रिएक्शन लेने का सिलसिला शुरू होगा। सबसे पहले सबसे भरोसेमंद तरीके से टिहरी लोकसभा उपचुनाव के जो नतीजे हैं, हर एक राउंड के नतीजे हम आप तक पहुंचाएंगे आपके अपने चैनल समाचार प्लस पर। तो अभी इस बुलेटिन में इतना ही। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सभी छोटी बड़ी खबरें पढ़ने और लाइव वीडियो देखने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.समाचारplus.com पर। जी, ये मेरे हाथ के ठीक नीचे देखिए। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको ईमेल करना है तो समाचारplusnoida@gmail.com पर आपकी ईमेल मैं खुद रोज देखता हूं। और कोई भी खबर अगर आप हमें देना चाहते हैं, कोई राय, कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। टिहरी लोकसभा उपचुनाव की मतगणना की मेगा कवरेज। मैं अविकल थपलियाल दूंगा आपको टिहरी उपचुनाव का हर हाल।
चाहे हो पार्टी दफ्तर। भाजपा प्रदेश कार्यालय से मैं सुरेंद्र डसीला, सौरभ भाटिया, कांग्रेस भवन से, या फिर काउंटिंग सेंटर। मतगणना स्थल से मैं राहुल सिंह शेखावत, पंकज पवार, मतगणना हर जगह हर हलचल पर होगी हमारी नजर। देखना न भूलें टिहरी का महासंग्राम कल सुबह 8 बजे से लगातार समाचार प्लस। बढ़ सकती है बाबा रामदेव की मुश्किलें। गुरुशंकर देव की गुमशुदगी मामले में उत्तराखंड सरकार ने